छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए अमेरिका और भारत संबंधों का। हम आपको पूछ रहे कि क्या मोदी अमेरिका के लिए मजबूरी है, क्यों मजबूरी है, यह हम आपके सामने विभिन्न तर्कों के आधार पर बता रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी को दुनिया के सबसे बड़े बाजार के साथ, सबसे बड़े ग्राहक के साथ दुश्मनी लेके कैसे चलेगा, यह अमेरिका समझता है। दूसरा, वो बाजार नहीं है केवल, बल्कि उभरता हुआ एक ऐसा बाजार है जो महासत्ता बन सकता है। एक उभरता हुआ ऐसा युवा देश है जो उनके लिए चैलेंज बन सकता है। आपको अगर याद होगा तो अमेरिका के पिछले तीनों चारों राष्ट्रपति को भारतीय युवाओं के बारे में अमेरिकन युवाओं को बताते हुए आपने सुना होगा। आपको याद होगा कि इसके पहले जो बुश वहां पर थे, उसके बाद उसके पहले क्लिंटन थे, उसके बाद अब वहां पर ओबामा है। इन तीनों ने हमेशा भारतीय युवाओं के प्रति अमेरिकन युवाओं के सामने कुछ ना कुछ बातें रखी है। ओबामा को आपने कई बार ऐसा कहते हुए सुना होगा कि अमेरिकन बच्चों को अब अपने एंटरटेनमेंट और पर्सनल बातों से आगे बढ़कर करियर के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो भारतीय छात्र उनके आगे निकल जाएंगे। आपने यही बात सुनी होगी बुश के, जूनियर बुश के बारे में। उसने कहा था कि अमेरिकन युवा वासना में इतना ओतप्रोत हो गया है कि वो अपने व्यक्तिगत वासना के पूर्ति में ही उसका ज्यादातर समय जाता है, जिस कारण उसका ना मानसिक ना दिमाग की स्थिति ठीक रहती है। और भारतीय युवा अपने करियर को सबसे बड़ा महत्व देता है, चरित्र को ध्यान देता है, और इसलिए उसका दिलो दिमाग हमेशा अच्छा रहता है और वो अमेरिका के युवाओं के आगे निकलता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। इसके साथ ऐसे भी उदाहरण हैं कि भारत के अमेरिका में बढ़ते आबादी को लेकर, एक्सपर्ट्स की संख्या को बढ़ते हुए देखकर, वहां के लोगों में रोजगार को लेकर भारतीयों के प्रति जो रोष है उसको देखकर भी कई बार कंपटीशन की बात पहले भी आगे आ चुकी है। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं आनंद त्रिवेदी बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, पहले हमारे देश का कमजोर नेतृत्व था, जिसके चलते हमारे देश के युवा और प्रतिभाशाली लोग अपना भविष्य तलाशने के लिए अमेरिका जाते थे। लेकिन अब भारत का मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामने आया है, और अमेरिका को ऐसा लगता है कि जो हमारे देश से लोग वहां गए थे, कहीं ऐसा न हो कि अपने बेहतर भविष्य के लिए लोग भारत की ओर रुख करें, और वो बेहतर संबंध बना के कोई बीच का रास्ता निकालना चाहता है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 125 करोड़ की ताकत उसको दिख रही है, व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, वो उसको खोना नहीं चाहता है। इसीलिए मजबूती से जो नेतृत्व हमारा खड़ा है उसके सामने नतमस्तक है। बिल्कुल। और इसलिए नेतृत्व राष्ट्र का मजबूत अगर होता है तो देश मजबूत बनता है, यह अमेरिका जानता है। भारत वही है, इस देश की सारी शक्तियां वही है, बस नेता बदल गया है तो नीतियां बदलेगी। और अमेरिका का क्या होगा, यह उनके लिए चिंता सता रही है। और इसलिए अमेरिका ने एकदम से अपने दृष्टिकोण को, अपने अप्रोच को बदला है, और भारत के तरफ दोस्ती का ऐसा हाथ न केवल बढ़ाया है, बल्कि रेड कारपेट उस व्यक्ति के लिए डाला है जिसको अब तक अपने देश में आने के लिए हमेशा विरोध करता रहा। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, अमेरिका की भारत पे हमेशा दोहरी मानसिकता रही है। ऊपर से तो भारत को अपना दोस्त बना के दिखाना चाहता है, लेकिन अंदर अंदर भारत को खोखला करना चाहता है। इसी तहत उसने एक ऐसा षड्यंत्र रचा है जिससे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के गिरते स्तर में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। जब भारत को विकसित नहीं होने देना है, भारत को अपने से बड़े नहीं बनने देना है, तो भारत के जो शक्ति स्थान है उन शक्ति स्थानों को कमजोर करना जरूरी है, यह शत्रु समझता है। और इसलिए उसने हमेशा देखा कि यहाँ के शक्ति स्थान क्या है, तो यहाँ के युवाओं का चरित्र है। तो उसका चरित्र भ्रमित करने के लिए उनके सामने सेक्सी और वल्गर फिल्मों को भेजो, उसको आकर्षित करने के लिए, और उसके ऊपर मॉडर्न, ये सब कुछ मॉडर्न है, आधुनिक है, ऐसा माहौल मीडिया के द्वारा बनाओ, तो ये चीजें स्वीकारने वाला
मॉडर्न कहा जाएगा, आधुनिक कहा जाएगा, और इन चीजों का विरोध करने वाला पिछड़ा कहा जाएगा। ऐसा माहौल देश में तैयार करो, यह भी यहां पर अमेरिका ने किया। ऐसा आरोप अमेरिका के ऊपर लगा। यहां की शिक्षा व्यवस्था खराब करने में ब्रिटेन का भी बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि उन्होंने तो यहां पर 200 साल राज किया और आने वाले कई सालों तक अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही पादों के द्वारा राज करने की उनकी योजना थी। ये आज दोनों एक हैं। कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जय हिंद सर। हाँ हाँ, मैं उमेश जाट बोल रहा हूँ सर, वो से जोधपुर से। हाँ हाँ, जिस प्रकार से मोदी ने जो अपनी ताकत के द्वारा जो आज सत्ता हासिल की है, इसको देखते हुए अमेरिका भी अब थोड़ा बहुत वो समझ गया है। पहले जो वीजा देने से मना कर रहा था, वो आज खुद आगे आकर के इनको न्योता दे रहा है, यानी वीजा देने के लिए राजी है। धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि नई नई बात कहे, नए तर्क बताए, आपकी जानकारी बताए। एक ऐसा मंच है जिस मंच पर आप नई नई जानकारी दे और इस कार्यक्रम को और चार चांद लगाए। अमेरिका कैसा सेल्फिश है। देखिए, अमेरिका जो न्यूक्लियर पावर भारत में बेचने के लिए यूपीए 1 सरकार ने अपने आप को दांव पर लगाया था, पार्टी ने अपने आप को दांव पर लगाया था, प्रधानमंत्री ने अपने आप के दांव पर लगाया था। इतना प्रेशर अमेरिका ने भारत के ऊपर बनाया था, और वो न्यूक्लियर डील होने के बाद जैसे भारत ने बहुत बड़ी कोई चीज हासिल कर दी, ऐसा माहौल भी बनाया गया था। लेकिन वास्तव क्या है, अमेरिका ने पिछले 20 सालों में अपने देश में किसी भी नए न्यूक्लियर प्लांट का निर्माण नहीं किया, और 20 साल में एक भी प्लांट को शुरू नहीं रखा। अपने देश में जो चीज स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए और अमेरिका के लिए हानिकारक है, ऐसा वो मानता है, लेकिन अगर उन चीजों से पैसा मिलता है तो दुनिया के दूसरे देशों में उसको बेचता है। भारत उसके लिए दरवाजे खोले, इसके लिए उसने क्या क्या दबाव नहीं बनाए। ये स्वार्थ नहीं तो क्या है। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद। हम श्रीमती सुनीता पांडे झांसी से बोल रहे हैं। हाँ। हमारा विचार ये है कि मोदी अमेरिका की मजबूरी अवश्य है, लेकिन इस बात से ज्यादा गदगद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके प्रभाव में आकर हम पहले अपनी अच्छी और उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था का बंटाढार कर चुके हैं। हमें अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए इनसे संबंध चलाने चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। ये जैसी बात मैंने आपको न्यूक्लियर की बताई कि न्यूक्लियर पावर अपने देश में यूज ना करने वाला अमेरिका दुनिया में उसको बेचता है, उससे पैसा कमाता है, अपने यहां पर बंद पड़े जंग वाले उत्पादों को, कारखानों को दूसरी जगह पर लगाता है। अमेरिका ही ऐसा देश है कि जो अपने देश में बनने वाले पेप्सी और कोक का जो स्टैंडर्ड है वो अलग रखता है, और भारत में जो पेप्सी और कोक आपको मिलता है उसका स्टैंडर्ड अलग है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वहां का वो भी हानिकारक है, लेकिन तुलना में ये ज्यादा हानिकारक है। यह अमेरिका के लिए एक स्टैंडर्ड और अमेरिका के बाहर दूसरा स्टैंडर्ड का दूसरा उदाहरण है। कॉलर, जय हिंद। सर जय हिंद, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मोदी जी हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग फर्म लीडर हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे पक्का उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो भारत है उसका ऐसा विकास होगा कि जो हम पाना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर के मुकाबले जो रुपया चल रहा है अभी, तो वो और उसमें सुधार होगा, और बहुत जल्द हम उस लेवल पे पहुंच पाएंगे कि जब हम उनसे फाइट कर सकें। और सेकेंडली, मैं प्रोग्रेस की बात कर रहा हूँ। आज हम कहते हैं कि भाई अमेरिका सबसे स्ट्रांग देश है, तो मैं मोदी जी के आने से मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे इंडिया को भी सब ऐसे कहें कि ये स्ट्रांग देश है, और उससे उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाए, जैसे वर्ल्ड की जो बेस्ट इकोनॉमी है, पहली बात उसको हासिल कर पाए, और ऑल ओवर जो वर्ल्ड है उसमें भारत अपने अच्छे मुकाम पे पहुंच पाए। बिल्कुल, इसलिए तो अमेरिका जानता है, अमेरिका का डॉलर और भारत का रुपया एक जैसा था जब हम आजाद हुए थे। आज वो 63 गुना, करीब करीब 60 गुना के आसपास हमसे ज्यादा मजबूत है, हम उनसे 60 गुना के आसपास कमजोर है। लेकिन अगर हम तय करें तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं। अगर ऐसा उल्टा करने में हम कामयाब हुए तो अमेरिका का क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सर जी, बोलिए। सर मैं यहाँ कोटा से बोल रहा था। हाँ। तो हमारे यहाँ ये हाल है, हिंदुओं के लिए रहने के लिए मकान नहीं है साहब, और आज मुसलमानों के लिए इतने बड़े बड़े मकान दे रखे, जगह रोक रखी है बहुत बड़े बड़े। सब ने यहाँ हमारे लिए रहने के लिए, किराए के मकान में रहने के लिए मोहताज हो रहे साहब। ये मुद्दा में आज से कहना डेली फोन लगाता था। कहाँ से बोलते हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? लगा रहा था
राजस्थान कोटा से बोल रहा था सर। चलिए हम ऐसे मुद्दों को अलग से उठाएंगे आज, और जिस दिन जो मुद्दा है उस मुद्दे को आप कार्यक्रम के दौरान फोन करें। बाकी किसी भी मुद्दे के लिए आप 24 घंटे हमको फोन करके अपनी बात को रख सकते हैं। हम उस मुद्दों को विभिन्न समय पर उठाते रहेंगे। आज बात अमेरिका की हो रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, देखिए ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जो है ना, ये प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऐसी उनकी दौर है कि हमारी भाषा हिंदी जो है, हिंदी को बढ़ावा मिलेगा विश्व लेवल पर। हम ऐसी आशा करते हैं, क्योंकि हमारी भाषा का प्रचार भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये भी भाषाई एंगल से भी अमेरिका समझता है कि आज वैसे भी 100 करोड़ लोग जिस भाषा को बोलते हैं, दुनिया में भी कई देशों में बोली जाती है। अगर ये भाषा के तौर पर ही भारत ने अगर हिंदी का आग्रह रखा तो दुनिया में कई देशों को हिंदी बोलना मजबूरी हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका को भी ये चिंता जरूर सताएगी। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता था कि मुझे सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो अमेरिका जो है, ये तो हमेशा से ही पाकिस्तान का साथ देता रहा है, और ये हमेशा जो है दिखाने के लिए ये हमारे देश के अंदर, मेरा कहने का मतलब ये है कि 12-15 साल तक जो मोदी जी के साथ हमारे देश में अत्याचार हुआ, और जब हमारे प्रधानमंत्री ने ही जाकर अमेरिका से हमारे मोदी की शिकायत करी, तब तो आज उसका नतीजा ये है कि इस देश की जनता ने मोदी के हाथ मजबूत किए हैं। तो मोदी को बिल्कुल किसी प्रकार का भी निर्भय होके और अपने देश की जो है इज्जत के लिए कभी अमेरिका के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए, कभी भूल के भी नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अमेरिका से जलालत दिलवाई है वो हमारे देश की कांग्रेस सरकार ने नहीं, ये कांग्रेस सरकार के साथ बाकी की है जितनी पार्टियां साथ में मिली, ये एसपी, बीएसपी, ये। चलिए, हम राजनीतिक बातों को नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि अमेरिका भारत ये भी एक महत्वपूर्ण संबंधों का विषय है। 1 घंटा वैसे भी इसके लिए कम है, इसलिए इसके नए नए तर्क, अलग अलग जानकारियों को लेकर अगर हम बात करेंगे तो हम विषय को ज्यादा न्याय दे पाएंगे। हम जरा कारणों पर एक बार नजर डाल देते हैं। शानदार सफलता। भारत में लंबे समय से केंद्र में मिली जुली दलों की सरकारें बन रही थीं। कई दल मिलकर सरकार बनाते आ रहे थे। तमाम बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी स्वीकार कर चुके थे कि अब देश में मिली जुली सरकार का दौर चलेगा। परिवार पर आधारित क्षेत्रीय दल भी लोकसभा में थोड़ी बहुत सीट जीतकर केंद्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे थे और अपने परिवार के सदस्यों को ही ऊंचे ओहदों पर बैठाकर निजी हित साधने में लगे हुए थे। मोदी के नेतृत्व में मिली बीजेपी को बड़ी सफलता ने देश के मिजाज को सामने ला दिया। गठबंधन के नाम पर ओछी राजनीति को भारत के मतदाताओं ने चलता कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान किसी को भी यकीन नहीं था कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता मिलने जा रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां गठबंधन के सहारे सत्ता से गणित बैठा रही थी। मोदी की शानदार सफलता ने एक झटके में तस्वीर दी। मोदी के कट्टर विरोधी भी उनके कायल हो गए। भारत का उदय। मोदी के नेतृत्व में भारत रातों रात एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि एक ढूल-मूल राष्ट्र की थी, जो कई तरह की आंतरिक समस्याओं से ग्रसित माना जाता था। देश के अंदर लगातार आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा था। देश के अंदर का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं माना जाता था। आतंकी जब जहाँ जैसे चाहते लोगों को मौत के घाट उतार देते थे। सीमा पार से पड़ोसी देश पाकिस्तान भी भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगा हुआ था। यहाँ तक कि सीमा पर तैनात अपने देश के जवानों का सिर काटने से भी वो गुरेज नहीं कर रहा था और केंद्र सरकार सिर्फ चेतावनी देकर मौन रह जाती थी। चीन की ओर से भी बार बार सीमाओं का उल्लंघन किया जा रहा था। देश की जनता इन सब बातों से आजी जा चुकी थी। यहाँ के लोग एक मजबूत नेता और मजबूत सरकार के पक्ष में थे। पूर्ण बहुमत से मोदी को शासन में लाकर देश की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि अब भारत करवट ले चुका है। अपने राष्ट्रीय हितों से अब वो समझौता नहीं करेगा। भारत की इस बदली हुई मानसिकता की धमक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दिखाई दे रही है। बड़ी अर्थव्यवस्था। वर्तमान युग व्यापार और बाजार का युग है
तकनीकी क्रांति की बदौलत दुनिया एक दूसरे के करीब आ गई है। खुलापन का दौर दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक नया गति दे रहा है। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो रही है। एक गांव में रह रहे व्यक्ति की तरह हर मुल्क अपनी जरूरतों के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर कर रहा है। चूँकि भारत एक विशाल भूभाग और विशाल आबादी वाला देश है, इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका खासा महत्व है। अब तक कमजोर सरकार की वजह से भारत अपनी विशाल अर्थव्यवस्था का कुशल इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने हैसियत को बढ़ाने के लिए नहीं कर पा रहा था। आम चुनाव में मोदी को मिली सफलता के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था भी संगठित रूप से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी मजबूत भूमिका निभाने के इरादे से लबरेज है। दूसरे मुल्क भी, खासकर अमेरिका जैसे विकसित मुल्क भी ये मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलना जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। से विकास बोल रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अमेरिका जरूर जाए, पर हमारे तीसरे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, तीसरे नंबर प्रधानमंत्री, पहले शास्त्री जी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जो हुआ उनके साथ ना हो, क्योंकि शास्त्री जी को जहर दे के मारा गया और ब्रेन डैमेज अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ गया। दूसरी बात, वहाँ जाए तो हिंदी में बात करें, क्योंकि भारतीयों को गर्व महसूस होगा और उनकी अंदर छुपी हुई शक्ति पुनः जागरण होगी। और तीसरी बात ये है, विदेशी कंपनियों को यहाँ से खदेड़े और अमेरिका कंपनी को यहाँ घुसने ना दे। और चौथी बात, जो सबसे बड़ा अमेरिका 50 से अधिक प्रतिशत का जो शस्त्र दुनिया विदेशों को देती है, तो भारत इसमें बच के रहे, क्योंकि ये उसी से पैसा कमाती है और हमारे देश को देश से पैसा ले जाती है। और चौथी सबसे बड़ी बात, विश्व का सबसे बड़े शस्त्रों का सप्लायर अमेरिका है, और जो आतंकवादियों के हाथ से जो हमारे देश में गोलियां चलती हैं हमारे जवानों पर, वो अमेरिका ही की गोली होती है। जय हिंद। ये अमेरिका के स्वार्थ का एक और बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि दुनिया के करीब करीब हर देश में अमेरिका उसी पुलिस को, उसी आर्मी को भी बंदूकें देता है और उसी देश के जो रिबेल्स होते हैं, जो देशद्रोही होते हैं, उनको भी देता है। भारत में भी भारत विरोधी कार्रवाई करने वाले कई जो गुट है, उनके पास अमेरिकन शस्त्र अमेरिकन कंपनियों के द्वारा पहुंचते हैं और वही अमेरिकन कंपनी उन्हीं लोगों के खिलाफ भारत सरकार को भी अपने शस्त्र बेचने के लिए लॉबिंग करती है। कौन मरता है उनको उससे कोई मतलब नहीं, उनकी कंपनी का माल बिकना चाहिए, यह उनका स्वार्थ है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, बिंदास बोल जी। हाँ, मैं राजवीर सिंह बोल रहा हूँ जी। बोलिए। देखिए, देश का हर जवान, हर बच्चा, लड़की, हाँ, इतने तंदुरुस्त और इतने शक्तिशाली हैं। हाँ, लेकिन हमारी जितनी भी मतलब पिछली सरकारें आई है या जो शासक करते आए हैं, हाँ, उन्होंने उनको मजबूर करके इतने नीचे डाल दिया, हाँ, कि उनके अंदर साहस खत्म कर दिया। वो कहीं बोलने के लिए बोलते हैं तो उनको दबा दिया गया। लेकिन अब आशा जगी है हर देश के हर व्यक्ति को, हर इंसान में ये उम्मीद जगी है कि हम जिंदा रहेंगे। धन्यवाद। ये हम जिंदा रहेंगे, ये हम जिंदा रहने में भी अमेरिका फायदा देखता है और हमारे मरने में भी फायदा देखता है। इसलिए दुनिया के ज्यादातर देशों में जो बीमारियां फैलाई जाती है, ऐसा कहते हैं कि अमेरिकन कंपनियां पहले बीमारी फैलाती है, उसके बाद उसके दवाओं को वहां बेचती है। इसलिए दवाई तैयार की जाती है, साथ साथ में उसको पहला वायरस तैयार किया जाता है, फिर बाजार के लिए दवाई तैयार किया जाता है, फिर दवाई दुनिया में फैलाई जाती है और उसके पीछे से वो दवाई आती है जो बीमारी को खत्म करने का दावा किया जाता है। जब बीमारी के विषाणु बनाने वाले ही बीमारी की दवाई लेके आएंगे और वो बनाने वाले पहले रहेंगे तो उनको सबसे ज्यादा प्रीमियम मिलता है। ये आरोप भी ऐसे अमेरिकन कंपनी पर पहली बार नहीं लगे हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी।